नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये याद आ गया मुझे सलमा आगा की आवाज़ में गाया हुआ गीत। कल मॉनेटरी पॉलिसी की जब अनाउंसमेंट हुई, स्टेट बैंक गवर्नर ने रेट बरकरार रखने की बात की, बिल्कुल जैसे आपको पता होगा कि अमेरिका में भी यूएस ट्रेजरी ने भी रेट को बरकरार रखा, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी रेट को बरकरार रखा। तो मेरे जहन में वही आई आवाज़, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उससे पहले सिंगल डिजिट की बात हो रही थी। कहते हैं ना कि मांगने को तो इंसान चांद भी मांग सकता है, लेकिन हालात, वाक़यात, मामलात जो होते हैं वो बिल्कुल फ़र्क होते हैं। एक लड़का था, उसकी शादी होने वाली थी, तो था कंगला, तो उसने सोचा कि शादी के बाद जहेज़ मिलेगा, तो उसने अपने पास एक कागज़ के ऊपर जहेज़ में चीज़ों की लंबी फ़हरिस्त बना ली। हैं भाई सुलेमान भाई, फ़हरिस्त बना ली, उसमें चीज़ें लिख ली, गाड़ी भी मिलेगी, घर का फर्नीचर भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, है ना, सब लिख लिया। खैर एनीवे, कंगले की शादी भी वहीं होगी, तो वहाँ पे उसकी शादी हो गई। तो पता ये लगा कि जहेज़ में मिले टूटे बर्तन, तो फिर वो बड़ा गमगीन हुआ। अच्छा, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। खैर, हालात, वाक़यात, मामलात के हिसाब से नहीं, हंसना नहीं था। हर बात लतीफ़ा थोड़ी होती है, कुछ चीज़ें बस समझने की होती हैं। हर बात तुम लोग सोचते हो क्या मैं कॉमेडियन हूँ क्या, या मैं यहाँ लाके कागज़ जलाऊँगा तुम्हारे सामने? भाई मियाँ, मैं टीवी एंकर हूँ, मैं बातें बताऊँगा, समझना आपका ख़ुद का काम है, और वैसे भी मैं तो पहेलियाँ बुझवाने का मास्टर हूँ। तो खैर एनीवे, इस मौजू के ऊपर मैंने गुफ्तगू के लिए आज दावत दी है जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब को, जो पॉलिसी एडवाइज़री बोर्ड के सरबराह भी हैं, पीसीसीआई के साबिक सूबाई वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रहे हैं, मुतादिद ताजिर सनतकार जो तंजीमें हैं उसके उनकी रहनुमाई और रहबरी करते भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको। शुक्रिया सर, वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो जब गज़ल लिखी थी, ये दिल के अरमा आंसुओं पे बह गए, तो ये क्या मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बिजनेस कम्युनिटी के रिएक्शन के मुतालिक गज़ल लिखी गई थी? उसका एक मिसरा शुरू हुआ, वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। सर, ये तो बड़ा गलत हुआ, सिंगल डिजिट की उम्मीद पे उन्होंने बरकरार रखा। हमारे ख्याल में 25-30 साल पहले किसी को ये अंदाज़ा हो गया था कि आगे चल के ये हालात आने वाले। तो ये सलमा आगा का जो गाना है ये बहुत मशहूर हुआ और बहुत गलियों में, सड़कों पे चलता था, बजता था। तो असल में तो तारीख़ अपने आप को दोहराती है। जी जी। और आजकल जो हमारे हालात चल रहे हैं इकॉनमी के, वो आल्दो के मतलब हम हमेशा ये कहते हैं कि वो मिक्स से सिग्नल आ रहे हैं कि बाज़ औक़ात तो ऐसे लगता है कि हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी हो रही है। कल जो गवर्नर साहब ने भी बताया कि हमारे रिज़र्व जो हैं वो $16 बिलियन हो गए हैं, और आगे थोड़े 4-5 महीनों में जून तक वो $20 बिलियन हो जाएंगे। और ये 16 बिलियन तब हुए हैं कि जब हमने $4 बिलियन के कर्जे भी अदा किए हैं, अदरवाइज 20 बिलियन होते। तो ये तो नहीं, वो अभी नौकरी पे है ना जी। जब नौकरी पे नहीं होंगे तो मिफ्ता इस्माइल जैसी बातें करेंगे, वो शब्बर जैदी साहब जैसी बातें करेंगे। तो अभी नौकरी पे, जो बंदा नौकरी पे हो उसकी बात तो हम 100% सही नहीं मान सकते। नौकरी पे नहीं है, लेकिन ये कि हेल्म ऑफ अफेयर्स वो रन कर रहे हैं ना, तो वो बात तो माननी पड़ेगी। और फिर हकीकत ये भी है कि नज़र भी आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि देखें ना, आज डॉलर स्टेबल है, अपनी जगह पे खड़ा, ये बात है। तो जबकि उन्होंने मार्केट से $5-6 बिलियन परचेज भी किए हैं जी। उसके बावजूद अगर डॉलर स्टेबल है या पाकिस्तानी रुपी स्टेबल है, तो इसका मतलब है कि बातें तो माननी पड़ेंगी। फिर इसी तरीके से 2023 में 38% इन्फ्लेशन थी, जो अब 5.7 हो गई है, और गवर्नर साहब के बकौल 7.4 पे है। तो वो भी बात माननी पड़ेगी। कोई नहीं, उनकी तो सारी बातें माननी पड़ेंगी, लेकिन वो आपकी कोई बात नहीं मान रहे, ये भी मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो एक अपनी जगह है। लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब हम कंट्री की बात करते हैं, तो कंट्री की जब हम बात करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये तो हमें माननी भी पड़ेंगी और मनवानी भी पड़ेंगी, क्योंकि ये अपनी जगह फैक्ट्स हैं और हकीकत है। हमें मतलब आवाम को गुमराह नहीं करना होगा। तो ये ओवरऑल अगर हम इकॉनमी की बात करते हैं, तो हमारी ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव साइड पे जा रही हैं। और जो अब नेगेटिव साइड पे जा रही हैं, ज़ाहिर है एक मुल्क की इकॉनमी जो है एक मिक्सचर होता है।
तो अब जो नेगेटिव साइड पे जो चीज़ें जा रही हैं वो ये है कि फॉर एग्जांपल IMF ने हमारा जो GDP 3.6 की उनकी फोरकास्ट थी उसको रिवाइज किया, उसको उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया और 3.2 कर दिया है। सही फरमा रहे हैं। अच्छा, ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो इस वक्त जो क्या कहते हैं जो लोग आउट ऑफ जॉब हैं वो 7.1% हो गए हैं। जी जी ये बात अपनी जगह हमें माननी पड़ेगी, जी ये भी फैक्ट्स हैं। तो गुर्बत बढ़ रही है, ये भी अपनी जगह फैक्ट है। जी जी बेरोज़गारी यानी 7.1% हो गई है, ये अपनी जगह फैक्ट है। लेकिन ये भी अपनी जगह फैक्ट है कि हमें जो फॉरेन रेमिटेंस है पिछले साल 38 बिलियन आई थी जो कि ऑल टाइम हाई थी और इस साल तकरीबन 41 बिलियन डॉलर होगी। तो ये भी अपनी जगह फैक्ट है। ये भी फैक्ट है कि जी हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें कोई 10% के करीब जो है वो कमी हुई है और हमारी जो इंपोर्ट है वो बढ़ी है और हमारा जो तकरीबन 1.1 बिलियन डॉलर जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है। तो ये मैं इसीलिए कह रहा था कि मिली जुली कैफियत है। स्टॉक मार्केट को देखें तो 188,000 पे गई है। तो ये चीज़ें तो अनबिलीवेबल है जी, ये सारी चीज़ें हैं लिटरली अनबिलीवेबल है और ये सब मिले जुले मामला चल रहे हैं। अब उसमें मैं समझता हूँ कि अब ये अगर नहीं, लेकिन इसके ये माने हैं कि नफसियाती लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हैं। मेरा मतलब माजरत को गलत निकल गया, नफसियाती हुदूद पार करने वाले स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही सिर्फ लोग नहीं हैं। दुनिया में रात को आपको पता है चांदी के दाम इतने बढ़ गए, हैरान कुन हद तक बढ़ गए। गोल्ड के बढ़ रहे हैं, गोल्ड के बढ़ गए और फिर चंद ही लम्हों के अंदर फिर वो जाहिर बात है थोड़े रिसीट भी हुए थे। लेकिन इससे मुझे अंदाजा हो गया कि सारी दुनिया में ही होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते। अकलमंद लोग, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक मद्दोजहर का शिकार है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है जो रीअलाइनमेंट कर रहे हैं तो उस रीअलाइनमेंट के नतीजे में कोई भी मुल्क इस वक्त दुनिया में सुकून से नहीं बैठा हुआ। हर मुल्क को ये खदशा है कि जी मेरा टैरिफ कल क्या हो जाएगा, अमेरिका लेकिन हम तो मजे में देखें उसमें हमें तो वो पसंद करते हैं, देखें पसंद तो हमें सीने से लगाते हैं, पसंद तो करते हैं, लेकिन हमारे उन्होंने वीज़े भी बंद किए हैं ना कुछ एक सेगमेंट के। बात ये है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं ये इकोनॉमी, ये दुनिया सब रिफ्रेश हो रहा है, रीसेट हो रहा है। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो वो जो चीज़ें रीसेट हो रही हैं तो वो पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान ने कहाँ अपने आप को प्लेस करना है। आज की डेट में पिछले 6, 7, 8 महीने से या पिछले मई से अगर हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए यकलख्त नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर दी हैं जी। अब आपके दोनों हाथों में आप कितने लड्डू संभाल सकते हैं वो अल्लाह ताला आपको दे रहा है और आप उसको संभाल। अभी तक तो कोई लड्डू आपके हाथ से गिरा नहीं है और आप सारी चीज़ें कैच कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये इकॉनमी में टर्न आउट होंगी। नहीं, ये जो बात आपने की है ये लड्डू कुछ लोगों के पास ही गए होंगे क्योंकि मेन एम ये कि देखें प्रोस्पेरिटी के बारे में मैंने एक चीज़ पढ़ी कि द फ्रूट्स ऑफ प्रोस्पेरिटी आर ऑलवेज कलेक्टिव। जी, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की आप बात कर रहे हैं, वो नहीं है जी। वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो भी हमने बात की ना कि इस वक्त जो हमारे यहाँ यानी महंगाई 38 से 22 पे आई, 22 से 5.7 पे आ गई, तो महंगाई कम हो रही है। लेकिन ये कि महंगाई और कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो अभी बेरोज़गारी की मैंने बात की जी, तो बेरोज़गारी पहले से बढ़ी है, एक्सपोर्ट पहले से कम हुई है, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा पहले से बढ़ा है जी। अब इन 3-4 आइटम्स को, अच्छा हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है FBR का वो भी कम हुआ है, ठीक है। तो इन 3-4 चीज़ों को हमने किस तरीके से सिस्टम में लाना है, ठीक। अच्छा, फिर ये कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की आप बात कर रहे हैं तो हमारा अगर GDP अगर ग्रो नहीं करेगा मुनासिब रफ्तार से, मुनासिब रफ्तार जो है वो कम से कम 6-6.5% होना चाहिए और 7% हो तो आइडियल है। तो अगर GDP हमारा उस तरह नहीं बढ़ेगा तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा, फिर लोगों तक उसके असर नहीं पहुंचेंगे। मियां साहब, ये आपके साथ बात करूंगा ये क्योंकि माशाल्लाह आप पॉलिसी भी देखते हैं और पाकिस्तान की एपेक्स बॉडी के पॉलिसी के एक तरह से जो उन्होंने अपने ज़ेर इंतज़ाम एक सिस्टम बनाया उसकी सरबराही कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान, आई विल बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि पाकिस्तान के जो स्टेट्स हैं दे आर हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल। आई विल यूज़ दीज वर्ड्स, बड़ी केयरफुली मैं इस्तेमाल करूँगा। हमारे जो नंबर्स और फिगर्स के स्टेट्स हैं, मैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए भी गाना गाऊँगा लेकिन आखिर में। लेकिन बेसिकली बात यह है कि ये जो इज्तिमाई तौर पे हम एक
पैराडॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फिगर्स के अंदर मिस अलाइनमेंट है। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अलाइनमेंट का, शुरू में बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये मिस अलाइनमेंट है हमारे नंबर्स की। इशू ये है कि एक नंबर दूसरे नंबर से मैच नहीं कर रहा। तो मेहमान ज़्यादा हैं, रोटियां कम हैं। पहला पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक ही हमारा गलत है। मैं नहीं कह रहा, हमारे जो अभी मौजूदा सेहत के वज़ीर हैं, जब से सेहत के वज़ीर बने, इन्होंने कभी मरदमशुमारी के बारे में बात नहीं की, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब वज़ीर नहीं बने थे तो हर वक्त मरदमशुमारी के बारे में बात करते थे। पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स आर हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल, बिकॉज ऑफ दैट हमारी प्लानिंग फेल है। आप अगर सच बोलना शुरू कर दें, हमारी प्लानिंग ठीक हो जाएगी। ये मेरा ठीक है। देखें जी, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 2.4% से ग्रो कर रही है। ठीक है। अब इतनी हाई ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन में है, तो हम जितनी भी जीडीपी में तरक्की करने की कोशिश करेंगे वो सारी उसमें सबसाइड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट की। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है, जब हमारी इकॉनमी 3.2 पकड़ लें, जो आपने स्टैटिस्टिक्स की बात की, तो 3.2 अगर आईएमएफ की मान लें, और पहले वही 3.6 कह रहा था आईएमएफ, अब उसने डाउनवर्ड रिवाइज किया। अच्छा, अगर हमारी गवर्नर स्टेट बैंक की मान लें तो 4.6 कह रहे हैं। ठीक है। इनमें से कोई भी फिगर आप ले लें, तो लेकिन हकाइक जो हमें ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि लोगों तक उसके असरात लेकिन बंदे की पहचान नहीं हो पा रही ना। जब उसकी शनाख्त के लिए पूछा जा रहा है कि मुजरिम कौन था, तो एक बंदा कह रहा है जी काला सा था, दूसरा कह रहा गोरा था, एक कह रहा मोटा, एक कह रहा पतला, एक कह रहा छोटा कद में, एक कह रहा है तवीलुल कद। देखे सर, हमारी जो वेरिएशंस है ना बहुत ज़्यादा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमें बंदा पकड़ने की बजाय हमें फिगर को ये देखना चाहिए कि उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहे हैं। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी हम फिर पकड़ें जी किसने किया कैसे। एक्चुअली इशू ये है कि इशू ये है, आई एग्री विद यू, इशू ये है, देखें बात ये है अली साहब कि हमें लोगों तक खुशहाली कैसे पहुँचानी है, ये इशू है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो थोड़ी सी ईज किया है गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को, तो बुनियादी मकसद यही है। जो 1.1 हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट भी आ गया, इसी वजह से आ गया कि गवर्नमेंट थोड़ा सा उसको इंपोर्ट को यूज कर रही है, ताकि आप लोगों को मुशर्रफ फार्मूला क्यों नहीं यूज करते? मैं कहता हूँ चलो उसमें 1000 गलतियां थी, मुशर्रफ फार्मूला यूज करते हैं जी। वो मुशर्रफ के दौर में रियल ग्रोथ हुई, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया। सबसे पहले उसने फोकस ये किया कि जिन सेक्टर्स के अंदर जॉब्स नहीं थी उन सेक्टर्स को लिबरलाइज कर दिया, चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंशियल सेक्टर। सही किया गलत किया बाद में असेस करते हैं, अभी ये देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है। सेकेंडली क्या था कि उन्होंने कैपिटल मार्केट के बड़े प्लेयर्स और इन्वेस्टर्स को एम्पावर कर दिया, डी रेगुलेशन की, और जो रेगुलेशंस थी उनके अंदर ऐसी रिलीफ और रिलैक्सेशन पैदा की कि उन इंडस्ट्रियलिस्ट ने ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगाई, एफडीआई भी आई और फिप्पी भी आई, यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आई। उसने क्या किया, ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, जो बुरा था अच्छा था छोड़ देते, शॉर्टकट अजीज जो था उसने कंज्यूमर फाइनेंसिंग दे दी, लोगों के हाथों में पैसा आ गया। एक मिसाल दे रहा हूं आपको। और इसके साथ साथ उन्होंने फ्लड कर दिया मार्केट को कंज्यूमर प्रोडक्ट से, अमेरिका वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, मैक्सिमम कंजम्पशन विल इनवाइट प्रोडक्शन। तो आपको उससे क्या एतराज़ है? उस दौरान में इंटरेस्ट रेट भी आपका कम हो गया, एक टाइम पे इंटरेस्ट रेट ऐसा आ गया कि वो कन्वीनियंट हो गया। मैं बताता हूँ, परवेज मुशर्रफ साहब के सारे दौर में डॉलर 60 रुपये पे रहा। ठीक है। अच्छा, उस वजह से इन्फ्लेशन कम थी क्योंकि 60 रुपये में था। अच्छा, उस दौर में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो 12-13 बिलियन डॉलर पे थी। ठीक। और उस दौर में हमें जो वहाँ से डॉलर आ रहे थे, ये जो अफगान वार की वजह से, तो उस वजह से पाकिस्तान में डॉलर्स की रेल पेल थी, उस वजह से डॉलर की कीमत बढ़ी नहीं, और उस वजह से हमें एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। और उस वजह से चूँकि पैसे मौजूद थे, तो इस वजह से उन्होंने कंज्यूमर मार्केट ऑर्गेनाइज की, क्योंकि एक्सपोर्ट हो नहीं सकती थी जंग की वजह से, एक्सपोर्ट बढ़ नहीं सकती थी क्योंकि हमारे ऊपर ट्रैवल एडवाइजरीज थी। तो वो ना होने की वजह से लोगों को भूखा तो मारना नहीं था, तो पैसे मौजूद थे, डॉलर आ रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने कंज्यूमर लेड इकॉनमी क्रिएट की ताकि लोगों को रोज़गार मिले। तो उसमें ये होता था कि कंज्यूमर, ये वो शौकत अजीज़ साहब ने खुद मेरे साथ बात होती थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप शादी में एक डिश की बजाय 10 डिशेस करें, और आप फंक्शंस करें, आप दावतें करें, आप गाड़ी खरीदें, आप एसी खरीदें, आप मतलब कंज्यूमर मार्केट उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। तो उसका मकसद ये था कि दौलत की गर्दिश जो है वो लोगों में हो ताकि लोगों को रोज़गार मिले, ये मकसद था उसका। और वो क्यों थी गर्दिश के पैसे थे।
अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम डिफ़ॉल्ट होते होते बचे हैं, तो अब वो फार्मूला तो अप्लाई हो ही नहीं सकता ना। अभी हमें जाना है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ। अच्छा, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाने के लिए हमें दुनिया में चीज़ें बेचनी है ना, तो उसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव होना होगा। तो दुनिया में चीज़ें बेचने के लिए अगर ये मग जो है या ये बॉटल जो है, ये अगर कोई $1 की बेच रहा है और मेरी कॉस्ट $1 आ रही है, तो मैं ज़रा $1 10 सेंट की बेचूंगा, तो मुझसे कौन लेगा? जी। तो इसलिए हमें अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए हम, ये बिजली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये हमारे यहाँ महंगी है, गैस हमारे यहाँ महंगी है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, हमारे यहाँ जो बैंक मार्कअप है उसका रेट ज़्यादा है। ये 2-3 चीज़ें जब हम ठीक कर लेंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब इस अच्छा, मैं आपसे फिर देखें, बहुत संजीदा बातें हो गई ये, आप बिल्कुल ऐसे लग रहा है, आप वैसे भी मेरे टीचर ही हैं, ऐसे लग रहा है टीचर स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा है। सर देखें, मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूँ, पाकिस्तान को प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ चाहिए, और मेरे ख्याल से आपकी बिजनेस कम्युनिटी इनकॉम्पिटेंट है, क्योंकि हमारे रीजन के अंदर जितने ममालिक के अंदर ग्रोथ आई है प्राइवेट सेक्टर लेड आई है, चाहे बांग्लादेश, चाहे वियतनाम, छेड़ रहा हूं मैं आपको बिल्कुल। देखें, आपने मुझसे कहा, मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करके बता रहा हूं कि इंडिया हो, बांग्लादेश हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, ये इनके यहाँ प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ है, इनके पॉलिटिशियंस भी इनके प्राइवेट सेक्टर की बोली बोलते हैं। वो इसलिए कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस थी, कॉम्पिटिटिव उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी। किसी की कॉस्ट ऑफ डूइंग प्रोडक्शन जो है वो अगर महंगी होगी तो कैसे बेचेगा? आज आप देखें ना, इंडिया कहाँ है? इंडिया का सिर्फ एक शहर जो है वो $20 बिलियन का जूस एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका को, ठीक है? अब वो वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं इसलिए कि उन्होंने वहाँ पे 50% टैरिफ लगा दिया। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ऐसे नामुवाफिक हालात होंगे तो कोई तीसमार खान नहीं है। ये बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने उठाया है, लेकिन यहाँ पर देखें मजे की आपको 56 इंच की छाती थी मोदी साहब की, वो सुकड़ के जो है वो 33 इंच की हो गई है। ये भी बात तो सिचुएशन यही है कि वो जो है जब टैरिफ ने मारा उनको, यानी उनकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई ना उनके यहाँ जो टैरिफ लगने की वजह से, तो वो भी काफी जख्मी हैं। लेकिन वो कोई अल्टरनेट स्ट्रेटजी, लेकिन आप देखें कि उनके पॉलिटिशियंस जो हैं वो जाकर उनके प्राइवेट सेक्टर की आवाज़ उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जो बात करते हैं, आप देखें गुफ्तगू के दौरान पर्ची आई और उन्होंने कंपनी का नाम लिया। हमारे यहाँ ये एक इनका जो है एसआरओ भी, हमारे बिजनेस कम्युनिटी एक एसआरओ दूर करवाने के लिए पीछे लगी रही। अच्छा, बीच में गुफ्तगू आई शॉर्टकट अजीज साहब की, तो एक बड़े मजे की बात बताऊं कि शॉर्टकट अजीज साहब फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए, वजीर आजम भी बन गए मुशर्रफ साहब के दौर में। अभी किसी ने फर्जी तौर पे मुझे वाकया सुनाया, फर्जी वाकया, कह रहे मुशर्रफ साहब की उनको फोटो दिखाई, बोले ये कौन है, तो शॉर्टकट अजीज साहब देखकर बोल रहे हैं मैं नहीं पहचाना। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, अच्छा वक्त आए तो पराए भी अपने, बुरा वक्त आए तो साया भी साथ छोड़ जाता है। नाजरीन, मदो जज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मेरे मेहमान ने। ज़िंदगी में ये मदो जज़र मार जाता है। जब बंदा बाहर होता है लोग तालियां बजाते हैं, गाने बजाते हैं, जब बंदा अंदर हो जाता है तो फिर ना गाने न तालियां। ज़माना बड़ी जल्दी बदल जाता है। अच्छा, मैंने कल डब्बू का बयान देखा मैंने, आप बोल सकते हैं चला गया, हट गया वो मैंने उसका बयान देखा, वो अजीब व गरीब किस्म के बयानात दे रहा है। भाईजान, भाई आप लोग हुकूमत में रहे हो, आप लोगों ने क्या किया? खैर, डब्बू की खिंचाई किसी और दिन, देखते हैं प्रोग्राम, देखता है। यहाँ पर मियाँ जाहिद हुसैन साहब बात हो रही थी बड़ी मज़ेदार, आप भी सोच रहे होंगे डब्बू कौन है, पूरा पाकिस्तान जानता है डब्बू कौन है। तो ये पिछले दौर के अंदर बड़ा पीटीआई के दौर में बड़ा पावरफुल आदमी था। अच्छा खैर, एनीवे, आप तो डब्बू खेलते नहीं, आपको क्या पता। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। प्राइवेट सेक्टर का सर आप दिफा कर रहे थे, बुरा ना मानिएगा। देखें, मैंने जिस मुल्क के सदर वजीर आजम को देखा है, दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ देयर प्राइवेट सेक्टर, दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर प्राइवेट सेक्टर, दे स्पीक फॉर द इंटरेस्ट ऑफ देयर प्राइवेट सेक्टर। लोग बोल रहे हैं वेनेजुएला के सदर को उठा लिया, ये उठा लिया, क्यों उठाया? उसकी वजह ये थी कि अमेरिका का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका अपने फर्म्स हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उन्होंने उनको वॉच किया। आपके मुल्क में सर एक एसआरओ विड्रॉ करने के लिए आप लोगों को हड़तालों पे जाना पड़ता है। सर छोड़ दें आप, मैं बुरा ना मानिएगा, आप लोगों के प्राइवेट सेक्टर ने अपनी जगह नहीं बनाई, मुझे ऐसा लगता है, बुरा ना मानिएगा। नहीं, देखें, प्राइवेट सेक्टर हमारा जो है, हम तो बिल्कुल स्ट्राइक और हड़तालें और इस चीज़ की हम तो कायल ही नहीं है। क्यों, किस चीज़ की हड़ताल करनी है? भाई देखें, प्राइम मिनिस्टर हमारा भी हमारी बोली बोल रहा है, हमारे वज़ीर ख़जाना हमारी बोली बोल रहे हैं, हमारा वज़ीर तिजारत हमारी बोली बोल रहे हैं, हमारा
जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो भी आपकी बोली बोल रहा है। हारून अख्तर खान साहब हैं, वो हमारी बोली बोल रहे हैं। बात यह है कि बोली तो हम भी वही बोल रहे हैं और बोली वही वो भी वही बोल रहे हैं। जो मुल्क और कौम की बोली है वही बोली हम सब बोल रहे हैं मिलकर, लेकिन काम नहीं हो रहा ना। लेकिन नहीं तो काम नहीं हो रहा। मैं गुजारिश करता हूँ ना आपसे, देखें काम ये अपनी जगह, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि ये अपनी जगह बदस्तूर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू मौजूद है। ये जब तक ठीक नहीं होगा उस वक्त हमारा प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए कि आपने एक टांग अगर उसकी बांधी हुई है, एक टांग में आपने उसको बिजली बांध दी है, एक टांग में आपने उसको मार्कअप बांध दी है, वो कैसे दौड़ेगा? वो नहीं दौड़ सकता। अब ये सारी सिचुएशन जो है ये हम एक फिक्स में फंसे हुए हैं। वो जो फिक्स है उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और इंशाल्लाह निकल जाएंगे। मेरा कहना यह है, अब आप मुझे बात करने दें थोड़ी सी। बात यह है कि जो कल गवर्नर साहब ने कहा कि जी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, उन्होंने कहा, हम भी कह रहे हैं बढ़ रहा है। अब वो ट्रेड डेफिसिट को अगर आपने कंट्रोल करना है कि वो ना बढ़े बल्कि वो प्लस में आ जाए, या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस में आ जाए, तो आप अगर इसको थोड़ा सा कम कर दें, बैंक मार्कअप को इसको 7% पे ले आएँ, तो उसके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी डॉलर आएंगे ना, डॉलर की तो किल्लत है, जब डॉलर आएंगे तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा ना। अब उसके नतीजे में अगर थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्फ्लेशन को किसी दूसरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड के ज़रिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसको सप्लाई साइड से कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप अगर इस वक्त 10.5% है, अगर आप 2-3% कम कर देंगे तो आप उसको वॉच तो करें, हमारी थ्योरी को देखें तो सही कि हम जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल है या नहीं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस वक्त 7% पे अगर आप ले आएंगे बैंक के मार्कअप को तो हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा और उसके नतीजे में हमारी 3-4 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। तो वो आपका जो दूसरी तरफ की जो बात आप कर रहे हैं, अच्छा लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ती है तो 1000 अरब रुपए का लोगों को रोज़गार मिलेगा ना। तो आपको उसके नतीजे में लोगों को जो इन्फ्लेशन है या लोगों को जो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, उसमें कमी वाक़ई होगी। जो आप इंपोर्ट लेड ग्रोथ, थोड़ी सी आपने इंपोर्ट को ईज आउट किया है, तो उस तरफ अगर आप जा रहे हैं तो उसकी बजाय अगर आप इस तरफ से जाएं कि उसको एक्सपोर्ट बढ़ा के करने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली लोगों को रोजगार मिलेगा। वही बात जो आप इंपोर्ट के जरिए, अच्छा आप डिसएग्री करेंगे लेकिन एक्सपोर्ट के जरिए कर, आप डिसएग्री करेंगे, 100% डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कट प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की बता देता हूँ जी। नंबर 1, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, मैसिव बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर फ्लोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान। यूएई ने अपने नंबर्स भी रिलीज़ किए हैं, दुबई ने भी अपने नंबर्स रिलीज़ किए हैं। आपके बैंक्स के नंबर्स के साथ वो कंप्लीट मिसमैच है, पैसा कैसे जा रहा है आई डोंट नो। सेकंड, आपको अपने मुल्क की करप्शन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपने टैक्सेस और अपने टैक्स के सिस्टम को ड्रास्टिकली रिड्यूस करना पड़ेगा, बगैर इसके आपका इशू रिजॉल्व नहीं होगा। पाकिस्तान को IMF की वो शराइत माननी पड़ेंगी जो गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे और सरकारी अफसरों पे लागू होती हैं। उनको वो रेगुलेशंस नहीं मानने की ज़रूरत कि जिनसे मुल्क की इकॉनमी सफ़र करती है। और भी ममालिक IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, स्पेन, इटली, ये वक्तन फ़वक्तन कभी ना कभी, लेकिन आप जानते होंगे इन सब के यहाँ इन्वेस्टर इंसेंटिव प्रोग्राम्स हैं, आपके मुल्क में नहीं है। जब हम बोलते हैं हमें इन्वेस्टर इंसेंटिव प्रोग्राम दो तो बोलते हैं IMF इसकी इजाज़त नहीं देता। इस हद तक कि आपकी SIFC के लिए भी जो एक्सेप्शंस क्रिएट करनी थी, इन्होंने कहा IMF इजाज़त नहीं देता। लैंड की बहुत बड़ी डील थी जो कि एग्रीकल्चरल लैंड की डील थी, वो भी पास थ्रू नहीं हो सकी क्योंकि इन्होंने कहा IMF इजाज़त नहीं देगा। लेकिन आज आप पोर्टुगल चले जाएं तो आपको इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव मिल रहे हैं, आपको पासपोर्ट्स भी मिल रहे हैं, आपको और ममालिक में भी मिल रहे हैं, वहाँ पे IMF लागू नहीं हो रहा। इटली में 1 यूरो का घर मिल रहा है, वहाँ पे आपका लागू नहीं हो रहा IMF। खाली जो है वो IMF गरीबों पे लागू हो रहा है और किसी पे नहीं हो रहा। ये 4 वजूहात मैंने आपको बता दी। दीज आर द बिग इश्यूज ऑफ योर इकोनॉमी। यू हैव अ मेजर करप्शन प्रॉब्लम, यू आर नॉट अग्रीइंग। अगर मैं ये बोल दूं कि मैं मोटा नहीं हूं तो मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैं मोटा हूं। अगर मैं खुद को खिड़की में देख के बोलूं, शीशे में देख के बोलूं मैं पतला हूं, तो दैट मीन्स आई एम फूलिंग माई सेल्फ। वी आर अ करप्ट नेशन, वी हैव टू फिक्स दिस। ये मेरा आपको कहना है। देखिए बात यह है जी, करप्शन को फिक्स करने के हवाले से तो मैंने कोई आपसे ऐसी बात नहीं की कि ना करें, ठीक है, एग्री कर गए आप? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, रिजॉल्व इट। जी बिल्कुल करना चाहिए, करप्शन को फिक्स करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसी तरीके से आप इस चीज़ को भी एग्री कर लेंगे कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना, टैक्सेशन के स्ट्रक्चर में मेजर ओवरहाउल की ज़रूरत है। जी टैक्स पे आ जाएं।
टैक्स में हमेशा से हम ये कहते आए हैं कि इसको डिजिटलाइज करें। अगर आप उसको डिजिटलाइज करेंगे तो उसमें करप्शन खत्म हो जाएगी, उसमें थेफ्ट खत्म हो जाएगी, पिल्फरेज खत्म हो जाएगी। एनी मूली कमेटी से ये खत्म नहीं होगी। ये जो अगले दिन एक बिजनेसमैन कह रहे थे एनी मूली, ये एनी मूली कमेटी से खत्म नहीं होगी। ये नहीं तो एनोमली एनोमली जो है, देखिए एनोमली जो है, एनोमली तो वो चीज़ होती है कि अगर लॉ में कोई डिफेक्ट है तो उसको ठीक कर लें, ठीक है। तो लेकिन असल मसला हम तो वो डिस्कस ही नहीं कर रहे। हम तो ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त आपका जो 14,100 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट है, ये भी अचीव नहीं हो रहा है, तकरीबन 13,000 होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 14,000 पे हमने जाना है और एक्चुअली हमें देना चाहिए टैक्स 18,000 अरब, वो 18,000 नहीं दे रहे, हम 14 नहीं, वो नॉन टैक्स के थे 3 ना। मैं उधर ही आ रहा हूँ। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप डिजिटलाइजेशन करेंगे, पूरी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी करेंगे, आपका लेन देन सारा अगर डॉक्यूमेंटेड होगा तो ऑटोमेटिकली जो लोग टैक्स नेट पे नहीं है उनको टैक्स नेट पे आना पड़ेगा। तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट को 18,000 अरब रुपए का टैक्स भी मिल जाएगा विदाउट कोर्शन, बगैर किसी सख्ती के, विदाउट हरासमेंट, विदाउट एनफोर्समेंट। तो वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। हम जिस चीज़ के मुखालिफ हैं, हम एक तो ये कह रहे हैं कि जो टैक्स के रेट हैं उनको नीचे लाएं। टैक्स के रेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो भी रिलक्टेंट है। मैसिव फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए मुझे तो नहीं पता इस बात का, लेकिन आप कह रहे हैं तो हो रहा नहीं, होगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज, यूएई के अंदर आया पाकिस्तान वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज दैट्स रजिस्टरिंग companies there. Why are they not registering here? देखिए मैं बताता हूं, SECP should be held accountable। ये हमारे सिद्धू साहब आए नए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सर आप माजी के अंदर चेक करें। अभी उन्होंने ऑफिस लिया आई थिंक 1.5 हफ्ता पहले। सर एक तो स्टॉक वालों को नहीं छोड़ें आप सिद्धू साहब, और दूसरा जो है ना ये चेक जो सेक्टर काम कर रहा है उसको नहीं छोड़ें आप, उसको पकड़े बंद करें आप। क्योंकि गिर गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? आप लोगों की जो नहीं गिर गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? गिर जाएगा क्या बढ़ जाएगा? बात यह है कि जो चल रहा है, जो बढ़ रहा है, ये स्टॉक वालों की तो सेहत बढ़ रही है, बेटियों की शादियां करवा रहे हैं, बड़े बड़ी दावतें करवा रहे हैं, सिंगरों से नाच गाना करवा रहे हैं, और हमें जो है वो कह रहे हैं कि साहब वो इधर क्यों? सर आप वी हैव टू इवेल्युएट। अगर मैं कोई भी शख्स, कोई बिजनेसमैन बड़ी गाड़ी लेता है, FBR आ जाता पूछने के लिए, कोई टिकटॉकर जो है वो बड़ा घर लेता है तो ये पूछने के लिए आ जाते हैं। स्टॉक वालों ने अंधी मचाई हुई है, कोई पूछने वाला ही नहीं। अरे जनाब जो टैक्स, जो बिजनेस करते हैं, जो सारे उसमें कौन लोग हैं? जो शेयर खरीदो फरोख्त करते हैं वो आपके अवाम ही है ना, वो फायदा उन्हीं को मिल रहा है। कंपनियां भी खरीद लेते हैं, कंपनियां भी खरीद रही हैं, तो कंपनी को मुनाफा कमाना जुर्म है क्या? नहीं कमाए 100 बिस्मिल्लाह, हमने कब मना किया? नहीं, मैं आप जो कह रहे हैं इसको पकड़ लें, उसको पकड़ लें, नहीं नजर रखें। नहीं हम नजर रखें। SECP इज वॉचडॉग, रियलिटी दुनिया भर के अंदर। ये देखें पकड़ दकड़ वाला जो सिस्टम है या जो जबान है, ये नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर। टेकन वर्ड्स बैक। पॉजिटिव, आपने मुझे समझाया, देखें मैं फौरन मान जाता हूं। पॉजिटिव डिस्कशन होनी चाहिए, और उसमें मैं ये कह रहा हूं कि जब आप डिजिटलाइज करेंगे तो एवरीथिंग, चाहे वो स्टॉक होगा, चाहे वो खरीदो फरोख्त होगी, चाहे वो कोई और चीज़ होगी, वो सारी सर्विसेज होगी, सब सिस्टम में आएंगी ना। जब सिस्टम में आएंगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। अब देखें ट्रैफिक पे कैमरे लगाए हैं, सुबह लोग बोल रहे हैं फजर के टाइम भी लोग सिग्नल पे रुके हुए। जी ऐसे ही है ना, तो फिर सिस्टम है ना, सिस्टम। तो मैं ये कह रहा हूँ ऑटोमेशन, हाँ सिस्टम, ऑटोमेशन, आर्म ट्विस्टिंग नहीं, एनफोर्समेंट नहीं। ये जो एनफोर्समेंट आप बंदे के जरिए करते हैं कि जी जाके उस पर छापा मार दो, उसकी फैक्ट्री सील कर दो, उस बंदे को ये कर दो, उसको वो कर दो, ये चीज़ें अलाउ नहीं होनी चाहिए। ये किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी टैक्स नहीं दे रहा, उसको आप किसी सूरत उसको आप पकड़ने ना जाएं, उस पर। अच्छा एक चीज़ आपसे पूछनी थी, आप कोई अगर मुझे पता है ना कि ये मिस्टर ए जो है ये टैक्स नहीं दे रहा है, इवन देन उसके ऊपर छापा ना मारें, आप सिस्टम डिवाइस करें, सिस्टम के जरिए उस बंदे को मजबूर कर दें कि वो टैक्स देना शुरू कर दे। जी जी, ये इस तरह होना चाहिए। जैसे भी आपने कैमरे लगाए, कोई करप्शन की शिकायत नहीं है, लेकिन आप कैमरों की बजाय आप पुलिस वाले खड़े कितने लोगों का रोजगार मारा इन कैमरों ने, आप सोच नहीं सकते। कितने हमारे देखो बेचारे ट्रैफिक वाले ऐसे मासूम खड़े होते हैं चौकों पे, ऐसे लग रहा होता है कि किस सिलसिले में खड़े हुए। बंदे का दिल चाहता है बंदा रोक के पूछे भाईजान आप क्यों खड़े हुए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए भी भाई बड़ी तारीफ, बेचारे मुश्किल हालात परेशानियों के अंदर भी बड़ी बेचारों ने सर्विस भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। शायद ये मेरी बात से कुछ चीज़ों से मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन मैं यही इनको बता रहा हूँ कि देखें हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई भी जो हैं आजकल देखें बेचारे ऐसे सड़क पे खड़े होते हैं, किसी का चालान भी नहीं काट सकते। मुझे कितना अजीब सा लगता है। पर ये मैं पीर साहब को सलाम करूँगा, नहीं AIG साहब जो हैं जिन्होंने ट्रैफिक के ये ऑटोमेशन सिस्टम लगाया है, बहुत अच्छा काम उन्होंने कर दिया। इसकी वजह से एक तस्कीन भी हो जाती है
लेकिन मैं उनको चाहता ये हूँ कि वो ख़वातीन ड्राइवरों के लिए थोड़ा सा रिलैक्स दें, क्योंकि वो खामदों की नहीं मांगती तो वो कैमरों की क्या मानेंगी, वो बेचारी सिग्नल पास कर जाती हैं, तो उन पे थोड़ी सी आप रियायत रखते हैं। बाकी ये कि सर ये काम देखें, ऑटोमेशन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, ये एक इशू है, लेकिन ऑटोमेशन फिर आप ओवरऑल लेकर आए ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो पब्लिक इंटरेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे ऑटोमेशन लेकर आए इन द रियल सेंस। आपके ख्याल से लानी चाहिए, कितनी जल्दी लानी चाहिए, व्हाट शुड बी द पेस? बिल्कुल लानी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ले आई है, Yes, बहुत सारी चीज़ों में ला रहे हैं, दिन रात वो ला रहे हैं, ऑटोमेशन ला रहे हैं, और हर चीज़ वो ऐप के ऊपर ला रहे हैं, और हर चीज़ वो कार्ड के ऊपर ला रहे हैं, हर चीज़ को सिस्टमाइज कर रहे हैं। उन्होंने जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है उनका, उसमें आप देखें वो दुनिया में उसकी धूम मच रही है, तो वो काम कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर रहे हैं। हाँ, तो जब हर चीज़ में ऑटोमेशन वो ला रहे हैं तो उसी के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना। इसी तरीके से इनका GIS सिस्टम भी बहुत अच्छा है आजकल। जैसे मैं आप उस दिन भी बता रहा था, सर वैसे तो कराची में सारी ज़िंदगी रहे हैं इस तरह से, लेकिन चिनोट से इनका ताल्लुक़ है, बराबर में ही हमारा डिस्ट्रिक्ट भी है सरगोदा, वहाँ की भी मैं आपको बता रहा हूँ जगह जगह की उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया। अब कोई दुश्वारी नहीं, आप अगर कराची शहर से भी 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में जाते हैं, अपना पूरा काम वहाँ करवा के ले आए, पूरा कंप्यूटराइज। देखिए लैंड रिकॉर्ड तो उन्होंने 10 साल पहले कर दिया था, 10 साल पहले कर दिया था। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा काम किया, बिल्कुल, नो डाउट। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो भी पाकिस्तान में ही है ना, तो हम सिंध में क्यों नहीं कर सकते? वहाँ पे आग लगी है, जो हमारा ये जो सानिया हुआ है यहाँ पे गुल प्लाजा वाला, उसके बाद वहाँ पे इंडिगो होटल है, वहाँ पे आग लगी है, वो कोई 22 मंजिला बिल्डिंग है, तो वो उन्होंने मेरे ख्याल में 10 मिनट में उसको रेस्क्यू अच्छा, वहाँ पर उन्होंने इंतजामिया को पकड़ लिया, यहाँ पे इंतजामिया रोना गाना कर रही, इनको पकड़ नहीं रहे। हाँ, तो बात ये बहरहाल जो भी है यहाँ पे उसमें नज़र आती हैं चीज़ें कि मिसमैनेज्ड हैं, या प्रॉपरली उसमें जितनी कमिटमेंट होनी चाहिए वो नहीं है, उस तरीके से डिवोशन नहीं है। तो चीज़ों को यहाँ भी सिंक्रोनाइज करना चाहिए और उसमें फालियत आनी चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए। अब देखें ना, 5-5 साल जो है आपका रोड खुदा हुआ है, उसके ऊपर मेट्रो बन रही है, तो इस तरह से हम आज से मतलब 20-25 साल पीछे अगर हम रह रहे हैं और ज़िंदा हैं उसमें, तो ये हालात कैसे ठीक होंगे? तो लिहाजा ज़रूरत इस चीज़ की है कि सिंध जो है कोई गरीब सूबा नहीं है, वो अमीर सूबा है, रिच सूबा है, क्योंकि यहाँ पे गैस भी है, यहाँ पे फ्यूल भी है, यहाँ पे ऑयल भी निकला हुआ है, चीज़ें सारी ठीक हैं। यहाँ पे इनका जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है वो भी मेरे ख्याल में 300-400 अरब रुपया साल का जो है रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनके पास, मैंने तो बल्कि इनको बोला है कि कराची की टूरिज्म को बढ़ाएं। देखें, लोग रोम जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कोलोसियम, रूइंस देखते हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ आपको लिविंग रूइंस देखने को मिलेंगे। क्या मज़ा आए यार, अंग्रेज़ आए और उनको कोई टेंशन ही ना हो, ऐसे रूइंस देखने उनको कराची वो यूनिवर्सिटी रोड पे ले जाएं और वहाँ जाके लिविंग रेलिक्स दिखाएं, कितना मज़ा होगा उनको। कहेंगे यार हकीकत शहर के बीच में ही इन्होंने रेलिक्स बना दिए, उधर आसार कदीमा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ सड़क पे ही खंडरात मिलेंगे आपको। क्या बात है यार, ऐसी टूरिज्म करो आप लोग, क्या कहते हैं उसे, एंशिएंट रेलिक्स की टूरिज्म करो। लेकिन उसके साथ फिर अगवा बराए तावान का भी मसाइल होंगे ना, उसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने देखे अरबों खर्च किए, बुलाया नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। मैं लंदन गया, मैंने देखा, मैं कमाल, मैंने कहा क्या बात है, आप यहाँ पर ले आए यार उनको। जगह जगह म्यूजियम बना हुआ है, जगह जगह आसार कदीमा। लेकिन वहाँ कोई अगवा तो नहीं होता ना, फिर यहाँ अंग्रेज आएंगे तो फिर अगवा होने के मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो लिहाजा इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारा काम हो सकता है, बहुत सारी गुंजाइश है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनके भी हालात सड़कों वगैरह के और सीवरेज के, आपको बना के तो दिए शारा भुट्टो, आपको शारा भुट्टो नया ओवरपास जी बना के दिया आपको। कुरंगी के लिए जितना काम किया, आप तो कुरंगी में काफ़ी अरसे से। शाराए भुट्टो पे मैंने खुद सफ़र किया है, वो एक बेहतरीन उन्होंने सड़क बनाई है। लेकिन बात यह है कि आप 10-15-20 किलोमीटर का एक इलाका बना दें और बाकी जो है इसी तरीके से खंडर बना हुआ हो, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। इनको ठीक करें, पूरा शहर, पूरा इलाका, पूरा सिंध जो है उसको आप एक तरक्की याफ्ता सूबा बनाएं, और तरक्की याफ्ता सूबा बनने का पूरा मॉडल मौजूद है। बिलावल भुट्टो साहब के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी पिछले महीने, तो उसमें हमने उन्हें डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी की बात की थी। जी जी, आपने बहुत काम किया, मैंने भी देखा। तो उनको हमने बताया था, और मैंने उनको एक बात बताई थी कि आप सिंध के गालमन 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन 30 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर काम करें, इनकी इकॉनमी पे काम करें। हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लोगों को वहाँ पे उनके डोर स्टेप पे अगर रोज़गार मिलेगा, उनकी इकॉनमी को उठाया जाए, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी ऑफिसर वहाँ पे मुकर्रर किया जाए और हमारे साथ अलाइन हो FPCCI के साथ, तो हम सारा काम उनको करके दे सकते हैं। जी जी। और उसमें मैंने कहा था कि अगर सिर्फ ये आपका कुरंगी डिस्ट्रिक्ट जो है, फिलहाल इसको आप पायलट प्रोजेक्ट बना लें और फिर इसको डेवलप कर लें, तो 1 महीने में डेवलप हो सकता है। क्योंकि इसकी जो इकॉनमी है कुरंगी की, ये आपके दुबई से डबल है।
तो लिहाजा इसको आप डेवलप कर लें, वही से डबल है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये डिफेंस के साथ अटैच्ड है, ये आपका शाहरा भुट्टो के साथ अटैच है, ये एयरपोर्ट के साथ आपका अटैच है, ये इंडस्ट्रियल एरिया के साथ अटैच है। तो इसी को आप एक मॉडल ज़िला बना सकते हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत करके, और इसको एक इंटरनेशनल सिटी बना सकते हैं। तो इसको आप डेवलप करें और इसी तरह फिर रेप्लिकेट करते जाएं। तो आपके पास सक्खर है, आपके पास दादू है, इतने आपके पास अच्छे शहर हैं कि जिनको आप इंटरनेशनली डेवलप कर सकते हैं, कि ताकि वो ये सारे शहर जो हैं इनका अपना इनबिल्ट पोटेंशियल इतना है कि ये सारे दुबई बन सकते हैं। तो इनको दुबई बनाया जाए और इनको दुनिया को दिखाया जाए, शोकेस किया जाए, मॉडलिंग की जाए। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनको इस तरफ आना चाहिए, इस तरफ देखना चाहिए कि इन शहरों को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। और डेवलप करना, हर शहर जो है सिंध का, उसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है, इतनी उनके पास माइंस एंड मिनरल्स हैं, उनके पास हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनके पास आर्टिजन हैं, उनके पास, आपको पता है इनके जो स्किल डेवलपमेंट के जो स्कूल्स हैं वो सिंध भर में 260 है, सिर्फ कराची में 60 हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ जिन भूत रहते हैं। जी जी। तो उसको सही करने की ज़रूरत है, उसके लिए फंडिंग भी आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उनका रिजल्ट मेरे ख्याल में 10-15% से ज़्यादा नहीं है। तो बात यह है कि इनको हमारे साथ अलाइन करें, लेकर आता हूं हमारे साथ इनको अलाइन करें। हम अनलेस यू एड्रेस द की प्रॉब्लम ऑफ मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मोस्ट ऑफ ऑल करप्शन, यू कैन नॉट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान के अंदर मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, पाकिस्तान में राइट मैन फॉर राइट जॉब होना चाहिए। आपको मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ बताऊंगा कि मुझे अभी मौका मिला, आई हैड टू डू अ शॉर्ट स्टडी, और मैं इनके साथ भी शेयर करूंगा, औरों के साथ भी, कि दुनिया के अंदर जितने लीडर्स रहे, जितने कामयाब लीडर्स रहे, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे नेपोलियन हो, इसके दरमियान जितने आए, चंगेज़ खान, ये भी, इन सब ने मेरिटोक्रेसी की बुनियाद पर अपनी रियासत का क़याम किया। चाहे जैसे भी जाबिर थे, जालिम थे, लेकिन इन्होंने मेरिटोक्रेसी यानी मेरिट की बुनियाद के ऊपर लोगों का इंतखाब किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको इतनी सारी फतवात मिली। वो तो ज़ाहिर बात है अल्लाह के हुक्म से ही मिलती हैं फतवात, लेकिन इंसान में काबिलियत भी अल्लाह ताला ही पैदा करता है। पंजाब में काम हो रहा है ना मेरिटोक्रेसी के ऊपर, तो यहाँ भी करें। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है ना आजकल के दौर में कि ये नहीं हो सकता। आप करें। और मैं आपको बताऊं कि आपका सिर्फ इस वक्त बलूचिस्तान में जिस तरीके से काम हो रहा है, हैरान कुन काम है। बलूचिस्तान में बड़ा काम हो रहा है, बलूचिस्तान में बड़ा इन्हीं के वज़ीर आला है ना। और पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान के 80 डिस्ट्रिक्ट्स पे उसकी हुकूमत है, और पाकिस्तान के टोटल 166 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी आधे पाकिस्तान, यानी बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, सिंध पे इनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में इनकी हुकूमत है, पंजाब में इनका गवर्नर है, उसको आप ना गिने क्योंकि ठीक है गवर्नमेंट वहाँ पे दूसरी है। लेकिन बात यह है कि ये आज़ाद कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इनको मिला लें तो ये इनके 80 डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं और 166 पूरे हैं। तो इसका मतलब है आधे पाकिस्तान को ये इस तरीके से रीमॉडल कर सकते हैं जिस तरीके से पंजाब हो रहा है। और पंजाब मैं देख रहा हूँ कि ये अगले 2-4 साल में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत बेहतरीन चीज़ें बनेंगी। लेकिन पाकिस्तान में ना कंसिस्टेंसी नहीं है। सॉरी मेरी काली जुबान है, मैं आपको बता दूँ ये सिस्टम भी माजी के सारे सिस्टमों की तरह एक दिन कुछ भी नहीं, नहीं, ये बिल्कुल आप इस तरह से ये बात नहीं करेंगे। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ बात आपको। नहीं, पाकिस्तान का ये अलमिया है कि जो काम ठीक चल रहा होता है वो रुक जाता है। देखें पहले नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ी मेहनत की, उन्होंने 90s में इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेकर आ गए पाकिस्तान में। उस ज़माने के हिसाब से देखें एशियन टाइगर वाली बात हुई, जो भी पीपल कैन क्रिटिसाइज वट एवर दे वांट, बट ही डिड चेंज पाकिस्तान रिमार्केबली। लेकिन क्या हुआ, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा नवाज शरीफ साहब को टर्म मिली, फिर क्या हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब को तीसरी दफ़ा टर्म मिली, फिर क्या हुआ। तो लेट्स होप कि इस दफ़ा इनकी बात सच हो और मेरी झूठी। वो ये कि इस दफ़ा मौका मिले और इनको काम करने का भी मौका मिले। अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज इस दफ़ा देखिए जी, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे हाई फ्लाई करना है। आपने देख लिया मई में जिस तरीके से हमने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को जिस तरह से हमने शिकस्त दी। आज हमारा F-17 थंडर जो है वो दुनिया का मरकज़ निगाह है। हमारे फील्ड मार्शल साहब दुनिया के मरकज़ निगाह हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हैं, पूरी दुनिया को वो
अपने एक क्या कहना चाहिए शहर में ले रहे हैं और उससे बड़े अच्छे नताइज भी बरामद हो रहे हैं। अब उन नताइज को हमने इकॉनमी में कैसे ट्रांसलेट करना है, उसमें हम ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब हों या फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब हों, इनको ये देखना चाहिए और इनको हमारे साथ। और पाकिस्तान की तररक्की के लिए मैं आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहूँगा। बात तो सुन ले यार, आप थोड़ी देर बात कर, जुमला तो मुकम्मल थोड़ी देर बात कर। बात यह है कि ये डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी वाला जो हमारा आइडिया है, इसके ऊपर हमने बहुत बड़ा काम किया है। नो डाउट, आपको मैंने दिखाया भी था। जी 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 जी, तो इसमें हमारे साथ ये एंगेज हो जाए, आपसे इस मामले पे सीखने का भी मौका मिला काफी। हम इनको इंशाल्लाह महीने 2 महीने के अंदर ये सारी चीजें हम आपको इनका प्लान पेश करेंगे। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इनका मैंने डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी का प्लान देखा, इनसे इंस्पायर हो गए। मैंने 3 किताबचे लिखे हैं, 3 बुकलेट्स लिख ली हैं, पूरी कंप्लीट करनी है, पब्लिकेशन भी हो गई है उनकी। और ये सब पॉसिबल इसीलिए होता है कि ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में विजन नहीं है, विजन है। You can not be working on the same thing, yet you can deliver on a lot of things inspired by that. I think what they are doing there is that they are giving you that building block and starting point. I think इन्होंने अच्छा point दिया है. I think the leaders should look into this. This is the way forward to fix Pakistan's economy. We need a starting point, and I think if we start from districts, that would be the best go at it. Thank you. आप शो के अंदर शुक्रिया, आप शामिल हुए। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अलीना से मीटिंग हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।